हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरसिमरन कौर। वेलकम यू ऑल टू माय एचएसके क्लासेस। आ चुकी हूँ मैं आज आपके लिए स्पेशल कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्विज को लेकर, जो कि एनटीए नेट जेआरएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट एनटीए नेट जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो सारे एस्पिरेंट्स इस कम्युनिकेशन क्विज को अटेम्प्ट करके देखकर कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं या पूछे भी जा सकते हैं, तो वो देख सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैंने मोस्ट ओवर 10 क्वेश्चंस जो आपके लिए लेकर आई हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इन क्वेश्चंस के बेसिस पर ही बहुत सारे क्वेश्चंस आगे बन जाते हैं, जिनको आप देखकर खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपके दूसरे फ्रेंड्स जो कि एनटीए नेट जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पता चल सके, जो कि कम्युनिकेशन क्विज़ है और जो फर्स्ट पेपर से रिलेटेड है, जो कि कॉमन पेपर होता है सारे स्टूडेंट्स के लिए, सारे सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए। तो वो इस क्विज़ के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोड ऑफ कम्युनिकेशन डैट इन्वॉल्व्स अ सिंगल सोर्स ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड। कि जब हमारे पास कम्युनिकेशन का मेथड वो रहता है जिसमें लार्ज टर्म की जो मीडिया है उसको कवर अप किया जाता है, कि एक पर्सन बोल रहा है और नंबर ऑफ़ पर्सन्स को आपका जो इन्फॉर्मेशन है, आपका जो डाटा है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है, बताया जा रहा है, उस कम्युनिकेशन के जो चैनल है उसको क्या बोला जाता है। तो फर्स्ट है ऑप्शन ग्रुप कम्युनिकेशन, कि उसमें ग्रुप कम्युनिकेशन क्या रहता है, जब सारे पर्सन्स ग्रुप में रहकर बात करते हैं। मास कम्युनिकेशन क्या होता है, जब एक पर्सन बोलता है और वो सारी बात पूरे सारे पर्सन तक पहुँच जाती है। एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, जैसे कि टीवी में ऐड आती हैं, एडवर्टीज़मेंट आती हैं, तो या फिर कोई भी पॉलिटिक्स का जो लीडर है वो स्पीच देता है, तो वो रहता है मास कम्युनिकेशन, कि एक पर्सन बोलता है और बाकी सारे पर्सन्स उसको सुनते हैं और उसकी बात को समझते हैं। तो ये कम्युनिकेशन का मोड रहता है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन रहता है कि जब कुछ पर्सन से एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात कर रहा है, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है मास कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर, कि मास कम्युनिकेशन का क्या रहता है, वो एक सिंगल सोर्स रहता है ट्रांसमिटिंग का। जब आप लार्ज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को, तो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया था एडवर्टीज़मेंट के थ्रू, तो वैसे ही आप ले सकते हो कि टीचर क्या करता है, ट्रांसमीटर का काम करता है। टीचर पढ़ाता है और सारे बच्चे रिसीवर्स हैं, उसको सुन रहे हैं। तो वो मेथड जो रहेगा वो क्या रहेगा, मास कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफन द टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन इज़, कि जो मोस्ट ऑफन जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन का मोड होता है वो क्या रहता है। स्पीरियस होता है, क्रिटिकल होता है, यूटिलिटेरियन होता है, या कॉन्फ्रंटेशनल होता है। तो स्पीरियस और क्रिटिकल बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि मोस्ट ओवर ये तब रहते हैं जब एक स्ट्रिक्ट रूल, यानी कि जब टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक जो रिलेशन रहता है वो अंडरस्टैंडिंग का रहता है। तो स्पीरियस और क्रिटिकल कभी भी नहीं माने जाते, क्योंकि स्पीरियस और क्रिटिकल एक स्ट्रिक्ट रूल के बेस पे रहते हैं। कॉन्फ्रंटेशनल एक ऐसा बेसिस रहता है जिसमें क्लैरिटी नहीं होती। तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है, यूटिलिटेरियन, जो कि क्या करता है, यूटिलिटी को क्रिएट करता है। यानी कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक रिलेशन रहता है कि हाँ, एक टीचर है वो पढ़ा रहा है और बच्चे को वही चीज़ समझ में आ रही है, एक यूटिलिटी क्रिएट हो रही है, उसका एक्सपीरियंस बेस्ट रह रहा है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ रहा है जो टीचर उसे पढ़ाना चाह रही है। तो वो सब कुछ रहता है यूटिलिटेरियन मोड में। तो इसके लिए ऑप्शन सी करेक्ट है, कि एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो यूटिलिटेरियन फॉर्म में होना चाहिए। नेक्स्ट है, द चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन पार्टनर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर ऑफ, कि जब आप अपने कम्युनिकेशन का पार्टनर चुनते हैं कि आप किससे बात करना चाहते हैं या कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो वो आप किस बेसिस पे चुनते हैं। तो पहला है प्रॉक्सिमिटी, यूटिलिटी और लोनलीनेस। नेक्स्ट है यूटिलिटी, सिक्रेसी, डिसऑनेस्ट। थर्ड है सिक्रेसी, डिसऑनेस्ट, डिसेप्शन। एंड लास्ट वन इज डिसिमिलैरिटी, डिसऑनेस्ट एंड डेवियंस। तो आप देख सकते हो, जब आप पार्टनर चूज़ करते हो कम्युनिकेशन के लिए जिससे बात कर रहे हो, तो आप ये देखते हो कि उसमें कितनी प्रॉक्सिमिटी है, क्या वो आपसे बात करना चाहता है, क्या वो फ्री है। ऐसा तो नहीं है कि आप जिससे बात कर रहे हो वो आपसे बात ही नहीं करना चाहता, तो आप क्यों करोगे। तो आप देख सकते हो सेकंड ऑप्शन है जो यूटिलिटी, सिक्रेसी, आप जिससे बात कर रहे हो क्या वो सीक्रेट रखता है, तो वो ये बेस्ट नहीं है, तो बी ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। थर्ड में देखिए सी, इसमें भी सिक्रेसी है, डिसोनेंस है, डिसेप्शन है, ये सारे नेगेटिव पॉइंट हैं कि वो सिक्रेसी रखता है बात करने में। जब क्लैरिटी नहीं होगी तो ये ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। डी,
डिसिमिलैरिटी, डिसोनेंस या डेविएंस। तो इसमें क्या होगा, आप जिससे बात कर रहे हो वो आपकी बात ही नहीं सुनना चाहता, डिसिमिलर है, आप उसको जो चीज़ बताते हो वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट सोचता है, तो वो कम्युनिकेशन के लिए आपके लिए वो पार्टनर बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, प्रॉक्सिमिटी, यूटिलिटी और लोनलीनेस। तो आप देख सकते हो कि आपको ये 3 फैक्टर प्रॉक्सिमिटी, यूटिलिटी और लोनलीनेस वाली कंडीशन को देखकर ही ऑप्शन ए चूज़ करना है। प्रॉक्सिमिटी का मीन्स क्या रहेगा, सेंस ऑफ क्लोजनेस, कि वो पार्टनर आपसे कितना कनेक्टेड है, वो आपकी बात को सुनने में कितना इंटरेस्टेड है। अगर कोई पर्सन अकेला है तो वो ज़्यादा आपके साथ बात करने में इंटरेस्टेड रहता है। तो अगर सिमिलर पर्सन है तो आप उसको चूज़ कर सकते हो। अगर कहीं पर ऑप्शन आ जाता है सिमिलैरिटी का तो आप उसको भी चूज़ कर सकते हो, बट हाँ ये देखकर कि बाकी दूसरे ऑप्शन भी उसके साथ सही हैं या नहीं है। तो इन सारे जो फैक्टर्स को देखकर आपको ऑप्शन को करना है चूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर टू बी सेमेंटिक बैरियर फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कि अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन देखना है तो उसमें बहुत सारे होता है कि आपको जो अंडरस्टैंडेबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, क्लैरिटी है बात की, वो होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन देखिए, पहला क्या है, स्लैंग्स, लैंग्वेज, कन्फ्यूजन, डिस्टर्ब, जार्गन, मेमोरी एंड इनअटेंशन। अब ये ध्यान रखिए, आपको चूज़ करना है सिमेंटिक बैरियर, जो लैंग्वेज के रिगार्डिंग भी रहता है। तो आपको ये देख सकते हो यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, मेमोरी है, इनअटेंशन है, ये सारे इमोशनल बैरियर्स हैं, ये हमारे पास सिमेंटिक बैरियर के अंडर नहीं आते। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से सिमेंटिक बैरियर हैं और कौन से इमोशनल बैरियर्स हैं। तो यहाँ पर जो मेमोरी है, सोचने वाला, इनअटेंशन, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, कन्फ्यूज़न है, ये सारे दिमाग से रिलेटेड हैं। तो ये सारे इमोशनल बैरियर यानी कि साइकोलॉजिकल बैरियर के अंडर आ जाते हैं, ये सिमेंटिक के अंदर नहीं आते। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस हमारे पास ए के अंदर जो था ABCD, स्लैंग्स, लैंग्वेज, कन्फ्यूज़न और डी डिस्टर्ब। तो इसमें कन्फ्यूज़न वाला आ चुका है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है, इसको आप चूज़ नहीं करोगे। नेक्स्ट देखिए बी ऑप्शन में, बी यानी कि लैंग्वेज, सी कन्फ्यूज़न, इसमें भी आ चुका है इमोशनल वाला, तो ये ऑप्शन भी गलत है। डी जो लास्ट है ऑल ऑफ देम, तो ये तो वैसे ही गलत है। तो ऑप्शन सी जिसमें A, B और E, ए यानी कि स्लैंग्स, बी मतलब लैंग्वेज और ई मतलब जार्गन, जिसमें आपकी बात के करने का तरीका, ठीक है, आपका टोन, आपका वॉइस, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो ये सारे जो बैरियर आते हैं ये सिमेंटिक बैरियर के अंदर आते हैं, जो आपसे रिलेट रखते हैं डायरेक्ट आपके किसी भी इमोशनल बैरियर से रिलेट नहीं रखते। तो इन्होंने सिमेंटिक ही पूछा था, आपके लिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर लैंग्वेज, यूज़ ऑफ जार्गन, स्लैंग्स, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कि एक अच्छा कम्युनिकेशन रखने के लिए क्या ज़रूरी है, क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, कोहेरेंट, रिलेटेड होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए। तो आप ये देख सकते हो ये सारे ऑप्शन सही हैं, क्योंकि ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, यानी कि 6C माने जाते हैं कम्युनिकेशन के। तो यहाँ पर देख सकते हो डी ऑप्शन ऑल ऑफ देम इज़ करेक्ट, क्योंकि जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है वो क्या रहता है कि एक ट्रांसमीटर जो मैसेज भेज रहा है और जिसको भेज रहा है रिसीवर को, तो उनके बीच में सारा जो मैटर है वो क्लियर होना चाहिए, कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए। तो 6C जो मैं अभी आपको बता रही थी, क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, कंप्लीट, कोहेरेंट एंड कोर्टियस, तो ये 6C आपको याद रखने हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो इन इम्पोर्टेंट 6C को आप याद रखोगे ताकि आपको ऑप्शन चूज़ करने में कोई इशू ना आए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ऑल ऑफ देम करेक्ट है, क्योंकि ये सारे ही जो है कैरेक्टरिस्टिक हैं। नेक्स्ट, communication is a process of transmitting idea, information and attitude from the source to a receiver for the purpose of influencing with intent। तो ये जो लाइन है, स्टेटमेंट है, ये किस पर्सनालिटी ने कही है, तो वो आपको देखना है। तो ये ऑप्शन बी, एवरेट रोजर्स जो हैं, उन्होंने ये जो स्टेटमेंट है वो दिया है कि जो कम्युनिकेशन है एक प्रोसेस है, आइडिया को, इन्फॉर्मेशन को, अपने एटीट्यूड को, अपनी फीलिंग्स को, ठीक है, सोर्स के थ्रू बताने का, किसको, एक रिसीवर तक पहुंचाने का। तो एवरेट रोजर्स जो क्या है, थ्योरिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, ठीक है, जिन्होंने इनोवेशन थ्योरी है वो भी दी है। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो कम्युनिकेशन है वो प्रोसेस है ट्रांसमिट करने का आइडिया का। तो ऑप्शन बी करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेरिट्स ऑफ रेडियो एज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप देख सकते हो रेडियो के थ्रू कम्युनिकेशन का जो मीन्स रहता है उसके फ़ायदे देखने हैं। तो पहला ऑप्शन है इजी ईज असेस, नेक्स्ट वन इज़ पोर्टेबल, थर्ड वन इज़ वन वे कम्युनिकेशन। तो आप देख सकते हो जो पहला इजी असेस वो तो सही है कि जो रेडियो का मीन्स है कम्युनिकेशन का वो ईजिली है, आप क्या कुछ कहीं पर भी इसको अरेंज कर सकते हो। पोर्टेबल है, कहीं पर भी लेकर जा सकते हो। बट वन वे कम्युनिकेशन इसका जो है डीमेरिट है वो करेक्ट नहीं है। तो आपके पास देखिए ऑप्शन ए सेकंड ओनली, तो ये गलत है। बी में देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन यानी कि इजी असेस और पोर्टेबल दोनों को काउंट डाउन किया गया है। सी ऑप्शन फर्स्ट ओनली ये भी गलत है। डी ऑप्शन उसमें तीनों ले लिए गए हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन रेडियो का सही वे नहीं रहता। क्योंकि अगर आप किसी को कोई लेक्चर दे रहे हो और सामने वाले को कोई क्वेरी है, अगर वो नहीं ले पा रहा तो वो तो डीमेरिट रहती है। तो वन वे कम्युनिकेशन कभी भी सही नहीं होता। तो मोस्ट ऑफ टू वे कम्युनिकेशन होना बेटर है। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन बी जो अभी बताया एकदम सही है, क्योंकि हमारे पास पोर्टेबल तो सही है, उसको जो रेडियो के जो मेरिट्स रहते हैं कि रिसीवर तक ईजिली इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आपके पास जो वन वे कम्युनिकेशन अभी बताया डीमेरिट है, तो आपको ये ध्यान में रख के ऑप्शन चूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोलाइटनेस एंड टोन ऑफ द वॉइस कैन बी अ पार्ट ऑफ, कि आपको देखना है कि आप जो बात कर रहे हो, आप जो कम्युनिकेटर बात कर रहा है उसका वॉइस का टोन बहुत मैटर करता है। अगर वो फ्लोज में नहीं बोलेगा, एक ही स्टेटमेंट को ऐसे लगातार बोलता जा रहा है तो क्लास बहुत बोरिंग लगेगी। कम्युनिकेशन का बेस्ट एग्जाम्पल रहता है एक बेस्ट वे का कि टीचर है वो क्लास में पढ़ा रहा है तो वो लगातार बोलता जा रहा है, गुस्से में बोलता जा रहा है, कोई पोलाइटनेस नहीं है उसकी बात में, तो बच्चे उसको इंटरेस्टिंग वे में नहीं सुनेंगे। वही एक दूसरा टीचर है वो विद एग्जांपल्स बता रहा है, अपने जो टोन है उसका वॉइस का उसको भी फ्लोज में लेकर आ रहा है। जहाँ पर कोई सिंपल बात है उसको सिंपल वे में कह रहा है, जहाँ पे एक स्पेशल जो बात है बतानी है, स्टेटमेंट बतानी है, वहाँ पर जोर दे के बता रहा है। तो वहाँ पर मैटर करती है किसी की भी वॉइस की टोन और उसकी पोलाइटनेस। तो वो सब किस में आता है, हैपेटिक्स में तो बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो आपके पास जो भी ऑप्शंस आते हैं वो किसके अंडर आते हैं जिसमें वॉइस की टोन को इसमें कवर अप किया जाता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन बी पैरा लैंग्वेज करेक्ट हेयर। तो पैरा लैंग्वेज क्यों करेक्ट रहता है, जिसमें आप रीडिंग जो देखते हो, रीडिंग करते हो लाइंस की, वो किस बेस में रहती है, आपकी वॉइस की टोन्स जो है उसमें कवर अप की जाती हैं। जो हैपेटिक्स है तो उसमें क्या किया जाता है, हैव टू डू विद द यूज़ ऑफ टच ड्यूरिंग लैंग्वेज। उसमें क्या किया जाता है, सिर्फ लैंग्वेज को देखा जाता है, बट जो वॉइस की टोन है, ठीक है, उसके फ्लोज हैं वो किस में देखे जाते हैं, पैरा लैंग्वेज में। तो आपको देखना है, क्योंकि वर्बल लैंग्वेज भी एक इसी टाइप में रहता है कि आप कौन सी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। नन ऑफ अबव ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी पैरा लैंग्वेज सही है, जहाँ पे आप वॉइस की टोन और पोलाइटनेस को कवर अप करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूज़पेपर। अब आपको ये भी ध्यान रखना है, पेपर में क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते टाइम कहीं जगह नोट लगा होता है, तो ऐसा ध्यान रखिए कि आप ऑप्शन चूज़ करते जा रहे हैं और देख नहीं रहे कहाँ पर नोट है कहाँ नहीं है। तो आपको इसको भी देखना है। तो देखिए, न्यूज़पेपर की कैरेक्टरिस्टिक हमें नहीं बतानी कि क्या डीमेरिट है, वो बताना है। द प्रीडोमिनेंस ऑफ न्यूज़ ओरिएंटेड कंटेंट, चॉइस ऑफ द टाइम ऑफ यूज़ एंड हाई कॉस्ट एंड टेक्सचुअल मीडियम। तो आप देख सकते हो कभी भी जो न्यूज़पेपर की जो कॉस्ट है वो इतनी हाई नहीं होती। तो यहाँ पर जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वो क्या है, हाई कॉस्ट, क्योंकि हमारे पास जो न्यूज़ ओरिएंटेड कंटेंट है वो न्यूज़पेपर में मिलेगा। टाइम ऑफ यूज़ की चॉइस मिलती है, क्यों, क्योंकि मोस्ट ओवर आप वीकली मंथली कोई भी न्यूज़पेपर देख सकते हो। टेक्सचुअल मीडियम है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है कि रिटर्न वे में आता है। ठीक है, ओरल वे में तो न्यूज़पेपर बोलता नहीं है, तो आपको ये भी पता है कि ये भी कैरेक्टरिस्टिक है। तो हाई कॉस्ट यहाँ पर सही नहीं है। तो आप देख सकते हो जो कैरेक्टरिस्टिक है पेपर्स की वो क्या रहती है, पावर ऑफ न्यूज़ है, स्टैंडर्ड पीरियोडिसिटी है, कभी आप वीकली डेली देखना चाहते हो, न्यूज़पेपर लेकर आना चाहते हो, वैसे कर सकते हो। ठीक है, और आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर जो लिटरेसी मीडियम है वो टेक्सचुअल वे में ही रहता है और पिक्चर्स वे में रहता है, डिज़ाइंस के थ्रू आपको कन्वे किया जाता है मैसेज, बट इसकी कॉस्ट इतनी हाई नहीं होती। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद स्टूडेंट टीचर शुड नॉट यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड।
कि अगर टीचर है स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है तो उसे किन किन चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहिए, किन मेथड्स का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है एफिनिटी सीकिंग स्ट्रेटेजीज। तो देखिए, अगर कोई टीचर है स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर रहा है बच्चों को समझाने के लिए पहले ही, जैसे एग्जांपल है अगर टीचर बना के चलता है टारगेट कि मुझे ये सिलेबस इतने टाइम में कवर कर देना है, ठीक है, ऐसे ऐसे तरीक़ों से हम करेंगे, नेट से सर्च करके भी अगर वो बताता है एक्स्ट्रा टॉपिक्स वगैरह, तो ये तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऑप्शन है इमीडिएसी बिहेवियर। अगर स्टूडेंट आपसे कोई क्वेरी लेता है तो आपको एट ए टाइम या कुछ टाइम बाद ही उसको सॉल्व करना ज़रूरी रहता है, ताकि स्टूडेंट का इंटरेस्ट बना रहे किसी टॉपिक में। अगर उसकी क्वेरीज़ को सॉल्व नहीं किया जाएगा तो उसका इंटरेस्ट जो है टॉपिक से ख़त्म हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट है ह्यूमर। तो ये बहुत बेस्ट वे रहता है कि अगर टीचर पढ़ा रहा है तो बिल्कुल बोरिंग क्लास ना रहे, कुछ हंसी मजाक की बातें भी की जाती हैं, लीनिएंट रहे टीचर, थोड़ा पोलाइट रहे। ऐसा ना हो कि बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है, कि अगर उन्हें लगता है टीचर बिल्कुल बोरिंग है, आता है पढ़ाता है और चला जाता है। तो ये भी बेस्ट वे है। नेक्स्ट है ऑप्शन डी कोलैबोरेटिव फ़िल्टर्स। कोलैबोरेटिव फ़िल्टर्स में क्या रहता है कि जब टीचर क्या करता है, इमेजिनेशंस को क्रिएट करके ही सारा टॉपिक बता देता है, ऐसी बात बता देता है जो प्रिडिक्शन करता है, जो कभी पूरी हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। तो उन चीज़ों का यूज़ करना गलत रहता है। नेक्स्ट है टेक्निकल वर्ड। तो अगर आप टेक्निकली वर्ड्स का यूज़ करते हो, टेक्निकल वर्ड्स का जो ऐसी हैं बच्चों को समझ ही नहीं आ रही हैं, ठीक है, आप टॉपिक क्लियर करने की कोशिश कीजिए, कंसेप्ट को समझाइए, क्योंकि बच्चों को चाहिए कि सिंपल वे में हर एक चीज़ को, टॉपिक को कवर अप किया जाए, क्रक्स दे दिया जाए। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड का यूज़ करते हो क्लास में, तो वो बच्चों को जो है सही नहीं लगेगा, पसंद नहीं आएगा। तो ये गलत तरीका रहता है। नेक्स्ट है एम्बिगुअस स्टेटमेंट। ऐसी स्टेटमेंट देना, ठीक है, जो कि गोलमोल सी हो। आपको अगर कोई चीज़ नहीं पता तो आप क्लियर कट, ठीक है, उस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, बट ऐसा ना हो कि आप एक ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हो सीक्रेसी वाली जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकलने वाला है, ठीक है, घुमा फिरा के बता रहे हो हर एक बात को, तो वो भी सही नहीं रहता। तो अब आप देख सकते हो कि ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट जो ए ऑप्शन है उसमें ए और एफ़ चूज़ किया गया है। तो ए और एफ़, उसमें से जो ए स्टेटमेंट है वो सही है, एफ़ वाली गलत है, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है ए बी सी। तो ए बी सी में तो ये तो तीनों ऑप्शन सही हैं, बट हमें नोट वाला जो है चूज़ करना है। नेक्स्ट है ए सी डी। तो ए सी और डी, इसमें जो डी वाला है वो गलत है, दो ए और सी तो सही हैं, तो ये भी गलत ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन में देखिए डी ई एफ, यानी कि कोलैबोरेटिव फ़िल्टर्स, टेक्निकल वर्ड्स और एम्बिगुअस स्टेटमेंट, ये तीनों ऑप्शंस हमें कभी भी चूज़ जो है नहीं करने चाहिए पढ़ाते टाइम, और वही उन्होंने पूछे हैं कि कौन से मेथड नहीं यूज़ करने चाहिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हो टेक्निकल वर्ड्स का जो यूज़ है, जो ऐसे जार्गन्स का यूज़ करना, ठीक है, एम्बिगुअस स्टेटमेंट जिनका कोई मीनिंग ही क्लियर ना हो, ठीक है, कोलैबोरेटिव यानी कि प्रिडिक्टिव चीज़ों को बताना, रेकमेंड करना, ऐसी चीज़ें, तो इन चीज़ों का यूज़ कभी नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे पास क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, ये नेट एनटीए नेट जीआरएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि इसी के रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं कम्युनिकेशन में पूछे जाते हैं, और इन्हीं से आगे क्वेश्चन बने होते हैं। तो आप इनको देख सकते हो और अच्छे से स्टडी कर सकते हो। ऐसे ही बहुत से क्विज़ेस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी, ताकि आपका एनटीए नेट जीआरएफ का जो फर्स्ट पेपर है वो ईजिली क्लियर हो जाए। और बहुत जल्दी मैं कॉमर्स का भी नेक्स्ट जो है प्रोसीजर स्टार्ट करूँगी, जिसमें उसके भी क्विज़ेस मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।